फिजिकल केमिस्ट्री में हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि कौन सारे मॉलिक्यूल्स कौन से कंडीशंस की वजह से वाइब्रेशनली एक्टिव होंगे, ये सब। तो आज के क्लास में हमने बोला था कि हम हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हुक्स लॉ के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़रूरत है, तो मैं इसी स्लाइड के बाद से कंटिन्यू करूँगी। दैट इज आज का टॉपिक होगा हमारा हुक्स लॉ। ठीक है, देखो हुक्स लॉ में हम बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक में अगर हम देखें, हम एक ये यू शेप का एक कर्व को यूज़ करेंगे। तो ये यू शेप का कर्व हमें कैसे मिल रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब चीज़ों के बारे में बोलेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, लेट अस कंसीडर, हमने 11-12 में हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा था। तो एक पेंडुलम अगर लेते हैं तो उसको अगर एक पोजीशन से लेकर उसका एक पोजीशन हम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। जो रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपने पिछले जगह पर भी ले आने के लिए यूज होता है। तो वैसा ही मॉलिक्यूल के स्ट्रेचिंग कंप्रेशन के लिए भी हम यहाँ पर देखेंगे। दैट इज वाई हम हुक्स लॉ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर एक स्प्रिंग को कंसिडर करते हैं, ठीक है, हम इस स्प्रिंग को कंसिडर कर रहे हैं जिसका ये जो जितना लेंथ है ये एक इक्विलिब्रियम लेंथ है। ठीक है, अभी हम दोनों कंडीशन करेंगे। दैट इज एक कंडीशन पर हम स्ट्रेचिंग करेंगे, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग करने का मतलब क्या होता है, हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से उसका लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो हमने इतना दूर तक लेंथ इंक्रीज कर दिया। अभी थर्ड चीज हम जो करेंगे वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है, हम उसका लेंथ छोटा कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम एक चीज कंसीडर करेंगे। देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से हमारा चेंज कितना आ रहा है, मतलब लेंथ। तो इतना दूर तो स्प्रिंग का एक इक्विलिब्रियम लेंथ था, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि स्प्रिंग का लेंथ ही इतना था। मैं अपने इस पेन को स्प्रिंग ऐसा कंसीडर कर सकती हूँ। तो एक बार हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से उसका लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट x होगा, मतलब x लेंथ इंक्रीज किया है। और जब भी कंप्रेशन किया है दैट इज तब भी लेंथ अगर हम x कंसीडर करते हैं तो हमारा ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो, उससे फॉर्मूला देखने से पहले एक और चीज देखना पड़ेगा। दैट इज जब भी हम रिस्टोरिंग फोर्स को बोल रहे हैं, देखो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लेकर हम अगर उसका लेंथ इंक्रीज करते हैं, दैट इज हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से उसका हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो इतना दूर तक सपोज कर लो हमने स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद हम वहाँ पर अपना फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो फोर्स अप्लाई करना अगर एट दैट पॉइंट में हम बंद कर देंगे तो ये जो स्प्रिंग है वो अपने पिछले जगह पर आने की कोशिश करेगा। तो ये कोशिश करने से मॉलिक्यूल कभी भी यहीं पर ही आकर, मतलब इतना तो उसका लेंथ था, इतना दूर तक लेंथ था, हमने इतना इंक्रीज किया था। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करना बंद करेंगे तो वो यहाँ पे आकर रुक नहीं जाएगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा अंदर तक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, बिकॉज ऑफ इसका इनर्शिया, मतलब वो तो मोशन में था ना, इसीलिए वो मोशन के इनर्शिया की वजह से थोड़ा अंदर तक चला जाएगा। मतलब जितना उसका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उससे थोड़ा कम हो जाएगा। बट हमने तो फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया है तो फिर कम होगा, फिर से थोड़ा स्ट्रेच होगा, फिर से कम होगा। स्ट्रेच हमने स्प्रिंग को लेकर देखा है, तो ऐसे स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होते होते थोड़े टाइम के बाद ये जो स्प्रिंग है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा।
सेम केस होता है जब हम कंप्रेस करते हैं। देखो जब हम कंप्रेस करेंगे, बेसिकली हमने लेंथ इतना लिया है, कंप्रेस करने से हम इसका लेंथ छोटा कर रहे हैं, तो इतना दूर तक तो हमने फोर्स अप्लाई करके उसका लेंथ छोटा कर दिया। तो अभी जब हम स्प्रिंग को छोड़ देंगे, मतलब हमारा फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे, तभी ये स्प्रिंग फिर से अपने पुराने जगह पर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर भी इनर्शिया की वजह से वो जितना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज़्यादा ही चला जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा चला जाएगा, फिर से स्ट्रेचिंग कंप्रेशन हमने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया है, फिर भी ये स्ट्रेचिंग कंप्रेशन होते होते एक टाइम आएगा जब ये अपनी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्यों ये अपनी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर बैक कर रहा है? ये बैक कर रहा है बिकॉज ऑफ इस रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी जगह पर बैक कर रहा है। अभी ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? देखो जितना मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगी, मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जितना लेंथ हम इंक्रीज कर देंगे उतना ही तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा। सिमिलरली जब हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने से भी क्या होता है, मॉलिक्यूल का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से छोटा हो जाता है। स्ट्रेचिंग करने से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंप्रेस करने से डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। बट देखना हमको ये डिस्टेंस ही बढ़ेगा, कितना छोटा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज हम F कंसिडर कर सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। अभी और एक क्राइटेरिया जो हमको मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देखो हम स्ट्रेचिंग जब कर रहे थे, दैट इज हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इतना था, हमने इतना दूर तक स्ट्रेच किया। अभी जब मॉलिक्यूल रिस्टोर करेगा, दैट इज अपनी पुराने जगह पर आएगा, इसका मतलब कि हमने जिस तरफ अपना फोर्स यूज किया था उसके ऑपोजिट साइड में वो आ रहा है। दैट इज वाई रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट में होगा, मतलब जिस तरफ हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट में। सेम गोज फॉर द कंप्रेशन। जब हम कंप्रेस करते हैं, दैट इज हम पास में ले जाते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो कंप्रेस जब करेंगे तभी ये जो मॉलिक्यूल है तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस में जाने के लिए उसके ऑपोजिट में काम करेगा। दैट इज वाई हम रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव साइन में लेते हैं। ठीक है, और हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज करने के लिए, दैट इज इक्वल्स टू करने के लिए, हम एक मल्टीप्लाई से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज F विल बी इज इक्वल टू माइनस KX। अभी K क्या है? K है फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस सेम चीज को हम मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, दैट इज स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, ऐसा कुछ चीज़ें मॉलिक्यूल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ हमको जानना पड़ेगा, दैट इज कपल्ड स्ट्रेचिंग और डीकपल्ड स्ट्रेचिंग। कपल्ड स्ट्रेचिंग का मतलब देखो, हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, दैट इज कंसिडर अ मॉलिक्यूल दैट इज AB। ठीक है, अगर A और B ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से हम जब स्ट्रेचिंग करेंगे, दैट इज A और B, मतलब मॉलिक्यूल जो है, दोनों मॉलिक्यूल अगर मूव करना स्टार्ट करें, कंसिडर कर लो जो A मॉलिक्यूल है और ये B मॉलिक्यूल है, अगर दोनों मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेचिंग के टाइम पर भी दोनों मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और कंप्रेशन के टाइम पर भी दोनों मॉलिक्यूल पास में आएंगे। मतलब मूवमेंट बोथ मॉलिक्यूल अगर मूव करते हैं तो उसको हम कपल स्ट्रेचिंग बोलते हैं। देखो ये होगा हमारा स्ट्रेचिंग और ये होगा कंप्रेशन। और डीकपल्ड ऑसिलेशन क्या होता है? लेट अस कंसीडर के एक मॉलिक्यूल है, AB मॉलिक्यूल है, जहां पर अगर हम A मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं फिक्स्ड है, ठीक है, एक जगह पर A मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, ओनली द B मॉलिक्यूल इज स्ट्रेचिंग एंड द B मॉलिक्यूल इज कंप्रेसिंग। मतलब जब एक साइड पर मॉलिक्यूल जो कांस्टेंट है, एक जो B का मॉलिक्यूल है, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वही स्ट्रेच करे, मतलब मूवमेंट सिर्फ उसी मॉलिक्यूल का और उसी एलिमेंट का अगर होगा तो हमको जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं डीकपल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कंसिडर करते हैं वो है दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन को कंसिडर करने से ये क्या है? डीकपल्ड ऑसिलेशन। तो कपल्ड ऑसिलेशन को हमको जरूरत नहीं है, हमको डीकपल्ड ऑसिलेशन जरूरी है। तो फिर देखो हम एक मॉलिक्यूल HCl को कंसीडर कर लेते हैं।
ठीक है, जहाँ पर HCl मॉलिक्यूल में हमको पता है हाइड्रोजन का मास कम होता है, क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है और एक ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा हेवियर है, तो उसको हम एक जगह पर पुट कर दे रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल स्ट्रेच और वाइब्रेट करेगा, मतलब स्ट्रेच करेगा, कंप्रेस करेगा, वो शायद हाइड्रोजन करेगा। तो फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था, देखो हमने यहाँ पर बोला था एक टाइम आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है, दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, और बी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए के प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच एक अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगा तो एट द टाइम जो डिस्टेंस हमको मिलेगा वही हमारा होगा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीज को हम ग्राफ में ये कंसिडर कर लेते हैं। ये यहाँ पर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा आर इक्विलिब्रियम हो गया। आर इक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज आर को हम लेटर कंसिडर कर लेते हैं, हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, तो मॉलिक्यूल के दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बॉन्ड लेंथ होगा, तो डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कंसिडर करके आर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक चीज करेंगे, एक बार हम मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेंगे, एक बार मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करेंगे। कंडीशंस देख लेते हैं। क्लोरीन तो यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। देखो मॉलिक्यूल को हम एक बार स्ट्रेच कर रहे हैं और मॉलिक्यूल को एक बार कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर चलता जाएगा तो यहाँ पर हमको स्ट्रेचिंग का वैल्यू अगर इंक्रीज ही करता रहेगा। देखो, और एक चीज जो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एनर्जी। देखो हमने ये बोला है कि इक्विलिब्रियम में जब था तब हमने मॉलिक्यूल को लोएस्ट एनर्जी में रखा है। अभी जब भी हम स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन कर रहे हैं तभी देख रहे हैं मॉलिक्यूल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? देखो मॉलिक्यूल तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा, उसका जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा वो वैसे ही मेंटेन करना चाहेगा। अभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी वजह से तो मॉलिक्यूल का स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऐसा हो रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही उनका एनर्जी का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। हम जो ये कंसिडर कर रहे हैं दैट इज हम ज़्यादा, एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं इतना दूर तक स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेचिंग, थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेचिंग, इतना हम ज़्यादा स्ट्रेचिंग करते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको फाइनली कर्व जो मिलेगा, कुछ पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, तो पॉइंट जो फाइनली हमको मिलेगा, देखो अगर इन लाइन्स को हम ज्वाइन करते हैं एक हमको यू नेचर मिल रहा है, तो इसको अगर हम टोटली ड्रॉ कर दे तो हमको ये क्या मिल गया, ये है बेसिकली जो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है, उन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का जो ग्राफ है वो बेसिकली ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फर्दर क्लासेस में हम करेंगे। तो ये कंडीशन था स्ट्रेचिंग के लिए, ये कंडीशन था कंप्रेशन के लिए। ठीक है, और ये चीज देखो जो हमने यहाँ पर जो एनर्जीज का वैल्यू कैलकुलेट किया है, मतलब हम बॉन्ड को स्ट्रेच करते ही जा रहे हैं, मतलब एनर्जी यहाँ पर देखो एनर्जी इंक्रीज करता जा रहा है, कितना एनर्जी है जो कि इंक्रीज करता जा रहा है, और ये जितना जाएगा ये ग्राफ भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, हम मॉलिक्यूल को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल केस ऐसा नहीं होता है। जब ये चीज़ जो हमने ड्रॉ किया है, ये चीज़ ओनली पॉसिबल फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर।
हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। क्यों हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए? मतलब जितना चाहे हम एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज कर दे, मतलब बॉन्ड को जितना चाहे स्ट्रेच कर ले, जितना चाहे कंप्रेस कर ले, कभी भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होगा, जो कि एक आइडियल केस है जो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ेंगे। बट इन एक्चुअल केस, ठीक है, जो इन एक्चुअल केस है, एक्चुअल केस में एक एक्सटेंट तक ही हम बॉन्ड को स्ट्रेच कर पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर हम बॉन्ड को स्ट्रेच करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे एनहार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो हुक्स लॉ हमने देख लिया कि हुक्स लॉ में कहाँ से हमको एनर्जीज का वैल्यू कैसे मिल रहा है, बेसिकली ग्राफ कैसे हो रहा है। इसके बाद हम एकदम स्पेक्ट्रा, हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का जो एनर्जीज का वैल्यू है वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जो एनर्जी डायग्राम है, वो सारे कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।